Yes, sir. So how we find angle of asymptote for this question? Question is k by s plus 1 s plus 3. पोल्स आपका समझ में आ गया, 0 -1 -3. एंगल ऑफ एसिम्टोट का फॉर्मूला बताइए. इसके बाद आपको आगे बढ़ना है. ये जो डायग्राम बना दिए हैं, आफ्टर दैट ये तभी आप प्रोसीड कर पाइएगा व्हेन यू फाइंड एंगल ऑफ एसिम्टोट सेंट्रॉइड. उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे. यहाँ पे जो स्टेप्स लिखा हुआ है ये आप पढ़ें तो इसमें भी बहुत चीज़ आपको समझ में आएगा. जैसे देखिए, रूट लोकी स्टार्ट्स k इक्वल टू 0 एट s इक्वल टू 0, s इक्वल टू -1, s इक्वल टू -3. रूट लोकस कहाँ से स्टार्ट होगा जी? हर पोल से. जितना ओपन लूप पोल है हर पोल से स्टार्ट होगा. एंड मार्क k इक्वल टू 0 एज देयर इज नो ओपन लूप 0, क्योंकि ओपन लूप 0 कोई भी नहीं है. द रूट लोकी मतलब जो रूट लोकस स्केच होगा, रूट लोकी टर्मिनेट्स एट इन्फिनिटी, मतलब तीनों का तीनों यहाँ पे लिखना चाहिए था. और ऑल थ्री ब्रांचेस, इसका मीनिंग ये हुआ कि ऑल थ्री ब्रांचेस विल गोइंग टू टर्मिनेट्स ऑन इन्फिनिटी. स्टेप 3 क्या लिख रहा है? p इक्वल टू जी 3z0 सिंस p इज ग्रेटर देन z. नॉर्मल कंडीशन में ये होना ही है. देयरफॉर नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेज, ये ब्रांचेज जो लिखा हुआ है इसका मतलब है नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेज इक्वल टू कितना होगा? 3 हो जाएगा. तो 3 ब्रांच काउंटिंग सबको समझ आ रहा है तीनों का. एक ब्रांच ये हो गया, दूसरा ब्रांच जो यहाँ से स्टार्ट हुआ, और तीसरा ये हो गया. द रूट लोकस ऑन द रियल एक्सिस. अब ये पढ़ लीजिएगा हम, है ना. हम कहाँ पे रुके हुए हैं जी? एंगल ऑफ एसिम्टोट पे. तो एंगल ऑफ एसिम्टोट पे आते हैं. फॉर्मूला सबको क्लियर है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई डिवाइड बाय p माइनस जेड. के का वेरिएशन, जितना आपको रूट लोकस ब्रांच चाहिए, एसिम्टोट कितना चाहिए? 3 चाहिए. क्यों? बिकॉज 3 रूट लोकस ब्रांचेस इज गोइंग टू टर्मिनेट्स ऑन इन्फिनिटी. तो 3 निकाल लेना है. वेरिएबल कहाँ से बनाना है? एन इक्वल टू 0 को वेरिएबल बना दो, 0 1 2 पे जाएगा. 3 एसिम्टोट्स आर, क्या होगा बोलो? फर्स्ट क्या होगा? 2. एन कर देना है 0 प्लस 1 180. कैलकुलेशन समझ में आ गया? एन का वैल्यू रख के कैलकुलेशन करना है. p माइनस जेड नंबर में ये काउंटिंग है. तो नंबर p का कितना है? पोल 3, 0 एक भी नहीं. फर्स्ट रिजल्ट देगा 60. 1 पे कैलकुलेशन करना है तो 180 आएगा. 2 पे कैलकुलेशन करना है तो 300 आ जाएगा. तीनों एंगल आ जाएगा. अब क्वेश्चन आता है कि वेयर दीज एंगल शुड बी मेक, कहाँ बनाना चाहिए इनको. तो क्वेश्चन कन्फ्यूजन हुआ. इसके लिए हमको सेंटर खोजना पड़ेगा. मतलब इंटरसेक्शन ऑफ एसिम्टोट, जो एंगल बन रहा है वो कहाँ पे एक दूसरे को कट करेगा, उसी को सेंटर बोलते हैं हम लोग, सेंट्रॉइड. तो समेशन, इसका फॉर्मूला लगा दिए. सेंट्रॉइड का क्या फॉर्मूला है जी? बोलो. इंटरसेक्शन ऑफ द ऑन द रियल एक्सिस एट, मतलब ये सेंट्रॉइड. आप इसको सेंट्रॉइड भी बोल सकते हैं एक वर्ड में, सेंट्रॉइड. ब्रैकेट में लिख सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ एसिम्टोट्स. सो सेंट्रॉइड सिग्मा ए इक्वल टू क्या होता है? समेशन ऑफ पोल माइनस समेशन ऑफ जीरोस डिवाइड बाय नंबर में है p माइनस जेड. समेशन ऑफ पोल, पोल का समेशन करिए कितना आएगा? देखो, पहला पोल कितना? 0, दूसरा -1, थर्ड -3, माइनस समेशन ऑफ 0, एक भी 0 नहीं है, डिवाइड बाय 3. सो -1.33. तो -1.33 इसका हो गया सेंटर. उसी सेंटर पे तीनों एसिम्टोट बनेगा. अब इस स्केच पे आ जाते हैं. सो इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं. और सो दिस इज सेंटर. देखिए सर मैंने, सेंट्रॉइड का जो पॉइंट आया और S1 का 0 पॉइंट -0.545, ये दोनों तो अलग है ना? हाँ अलग है. S1 सर क्या तो है? मैच तो नहीं किया इंटरसेक्शन पॉइंट. S1 आपका ब्रेक अवे पॉइंट हुआ ना. अच्छा. ये इस रीजन में क्या पड़ेगा? 0 एंड -1 के बीच में ब्रेक अवे पॉइंट आना है. ब्रेक अवे पॉइंट कहाँ से मिलेगा? डी के बाई डी एस से मिलना है. तो डी के बाई यस डी सर. एस इक्वेटेड टू 0. यहाँ से आपको दो रूट्स मिला था. एक हम्म. -0.45 का मिला जब सॉल्व किए हम लोग, और एक कितना मिला था जी? 2 पॉइंट समथिंग टू था. पॉइंट समथिंग सर. -2.23 मान लेते हैं, ऐसे टू. कुछ था. तो हाँ ये तो नहीं यस होना सर. है बिकॉज इट इज़ नॉट लाइज इन द रेंज ऑफ 0 to -1. तो इसको डिस्कार्ड हम लोग कर दिए सिंपली. तो हम्म. ब्रेक अवे पॉइंट क्या बना? ये बना.
ब्रेक अवे पॉइंट हुआ कि वेन एवर ब्रेक अवे कब बनता है, जब टू रूट्स मतलब दो पोल एक दूसरे की तरफ आएगा, मतलब ये स्टार्ट होकर इधर आ रहा है और ये इधर आ रहा है, वहीं पे ब्रेक अवे पॉइंट सोचना है। ब्रेक अवे का मतलब फिजिकल मीनिंग क्या होता है कि किसी एक पॉइंट पे जो दोनों पोल हमें अलग अलग था, एक 0 पे था एक -1 पे था, नाउ इट बिकम सेम, ये दोनों पोल कॉन्साइड कर जाएगा। किस पॉइंट पे, ब्रेक अवे पॉइंट, मतलब जब एस का वैल्यू -0.45 होगा उस पॉइंट पे जो क्लोज लूप पोल का कैलकुलेशन करिएगा दोनों का S1 S2 बराबर आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद ये दोनों ब्रेक अवे होता है, मतलब यहाँ से फिर डिफर हो जाएगा रूट और एक दूसरे से डिपार्ट करेगा, इसलिए इसका नाम है ब्रेक अवे। तो ये तो अलग चीज़ हुआ -145, सेंट्रॉइड हो गया -1.33। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, सेंट्रॉइड मे लाइज ऑन रूट लोकस मे नॉट लाइज ऑन रूट लोकस। यहाँ पे जैसे देखेंगे इस केस में तो सेंट्रॉइड क्या रूट लोकस पे लाई किया क्या, रूट लोकस कहाँ से कहाँ है, नो सर, -1 से 0 के बीच में -1 है से 0। और -3 से, और ये जो सिंबल होता है दिस इज फॉर इन्फिनिटी, इस टाइप से जो सिंबल हम लोग यूज़ करते हैं इस टाइप से, ये इन्फिनिटी का सिंबल है ना, ये कंटिन्यू लाइन है इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो तीन ही सेक्शन आपका बन रहा है, तो तीन सेक्शन में सेंटर आपका यहाँ पे है जो कि रूट लोकस का ब्रांच ये नहीं है ना। तो ये कंफ्यूज नहीं करना है कि रूट सेंट्रॉइड तो यहाँ पे है और इवन कंसेप्ट में ये सेक्शन तो था नहीं, इस पे कैसे आ गया, गलत हो गया क्या, ऐसा नहीं है। सेंट्रॉइड रूट लोकस का ब्रांच है ही नहीं, वो उसका पार्ट है ही नहीं, है ना, वो तो गाइड करता है, जस्ट रास्ता दिखाता है कि आपको इधर से इन्फिनिटी जाना है। रूट लोकस ब्रांच कौन है, जो ब्लैक ब्लैक कलर दिख रहा है यहाँ पे डार्क में जो दिख रहा है ना, जैसे ये 0 से -1 का रियल एक्सिस पे ये वाला इधर हो गया, ये जो ग्रीन हम बना दिए यही रूट लोकस ब्रांच है, इतना ही है। आप जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, उतना डार्क करने का समय नहीं रहेगा, है ना, आप एरो लगाते चलिएगा, इस टाइप से एरो मार्क कर देना है, यहाँ पे ऐसे एरो मार्क लगा देना है, एरो लगा देना है इस टाइप से, है ना। तो समझ जाना कि ये रूट लोकस ब्रांच है, बाकी में एरो नहीं मार्क करना है, यही इसका नियम है ना, इस टाइप से एरो मार्क कर देना है। ग्राफ पेपर के पे काम क्या होगा, जैसे कि साथ साथ हम दोनों बता देते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग दिखा दिए 0, देखो -1 इतना दिखा है और -3 देखो पोल यहीं पे दिखा दे रहे हैं, हम लोग इसे दिखा दिए। तो क्या ये 1 यूनिट डिस्टेंस इतना है, -1 से -3 पे 2 यूनिट डिस्टेंस है, तो इसको मेंटेन होना चाहिए ना, 2 यूनिट ये यहाँ पे हमको दिखाना चाहिए था एक्चुअली। तो ग्राफ पेपर पे क्या करेंगे, ये डिस्टेंस को आप मेंटेन करके दिखाएंगे, है ना। ग्राफ पेपर पे इतना ही काम करना है, क्लियर है। जैसे कि यहाँ पे ये मेंटेन किया हुआ है, ये क्या दिखाया, एक 0 दिखाया, -1 दिखाया, 3 देखिए लगभग 2 यूनिट गैप ये दिखा रहा है। तो ग्राफ पे यही चीज़ को मेंटेन करना है। नॉर्मल पेपर पे बनाएंगे तो 0 यहाँ दिखा दिए, -1 लिख दिए यहाँ पे और -3 यहीं बगल में लिखते रहे, जो कि रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग है, ये ऐसा यूनिट हम मेंटेन नहीं किए हैं, लेकिन मैथमेटिकली सही है, ये लिख दिए हैं -3 मतलब -3 है वो, है ना। अब यहाँ पे एंगल जो बनाएंगे हम किसका, 60 का, इसी सेंटर पे 3 एंगल बना देना है। अब यहाँ पे 60 डिग्री का एक्चुअल एंगल बनाएंगे ग्राफ पेपर पे। मैथमेटिक्स में काम करेंगे नॉर्मल पेपर पे कोई दिक्कत नहीं है, 60 रफ स्केच बना दीजिए नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी एग्जाम लिखेंगे तो इसको नॉर्मल ग्राफ पेपर पे 60 का एक्चुअल एंगल कंपास के हेल्प से बनाना है। यहाँ पे 60 एक एंगल आ गया, दूसरा एंगल कितना था, तीनों एसिम्पटोड का नाम बोलो, 180, दूसरा देखिए 180 का, ये 180 बन गया, तीसरा है कितना 300, यहाँ से 300 का एंगल बना दिए, तीनों एसिम्पटोड बन गया, तीनों ब्रांच रेडी है। एक ब्रांच इधर देखियो रेडी है इस साइड में, यहाँ से आया था और यहाँ ब्रेक करके हम लोग रुके हुए थे, आपको मालूम चल गया कि कौन सा एसिम्पटोट किस में फिट कर रहा है। 60 डिग्री वाला जो एसिम्पटोट ये वाला था, यहाँ से जो आगे लाइन बढ़ेगा वो यहाँ से ऐसे आपको टर्न कर देना होगा। स्केच हम यहाँ करना चाहते हैं, यहाँ पे तो देखिए कैसे आप बनाइएगा। 0 पे एक पोल है, एक -1 पे और एक -3 पे पोल है, इधर और ये कंटिन्यू होगा। रेड कलर से हम स्केच कर रहे हैं, ये इधर चला, ये इधर चला, ये इधर, यहाँ बीच में ब्रेक अवे होगा, चलो ब्रेक अवे हो गया, एक थोड़ा सा
ब्रेक 180 से डिपार्ट करेगा। उसके बाद आप रुक गए थे, उसके बाद क्या खोजे, आप सेंटर खोजे। सेंटर कहाँ पे आ गया जी, -1.3 था। यहाँ पे तीनों एंगल बना दिए, एक 60 का, एक 180 वाला एसिम्टोट बन गया इसी लाइन पे, और एक 300 वाला बन गया। अब जो हम रुके हुए थे तो हमको अब मालूम चल गया कि ये जो ब्रांच है ये इसको क्रॉस नहीं कर सकता है, तो ये चलेगा इसी के पैरेलल, इसको इन्फिनिटी पे चलना है। इसे देखिए यहाँ पे चल रहा है, इसे इस 60 डिग्री एसिम्टोट के पैरेलल ये चलेगा। और ये जो नीचे वाला डाउन हो रहा है एसिम्टोट को क्रॉस नहीं कर सकता है, तो इसी के पैरेलल इसको जाना है, तो ये टर्न इसको कर्व करना ही पड़ेगा आपको। इस ब्रांच को कर्व करके इसे क्रॉस करवा दीजिए। तीसरा जो -3 से था, तो दो एसिम्टोट फिट हो गया, 60 डिग्री वाला यहाँ और ये 300 वाला, दोनों एसिम्टोट इंगेज हो गया। एक और एसिम्टोट बचा हुआ है 180 वाला, तो 180 वाला किस में सूट होगा बोलो, ये जो ब्रांच आपको इधर बढ़ रहा है इसमें तो फिट हो जाएगा 180 वाला, तो तीनों एसिम्टोट इंगेज हो गया। मतलब एक ब्रांच 180 पे चल रहा है, दूसरा 60 के अलॉन्ग चल रहा है, तीसरा कहाँ पे चल रहा है, 300 पे चल रहा है। कोई दिक्कत बोलिए। सर ये एसिम्टोट को हम लोग डॉटेड लाइन से ड्रॉ हाँ, किए ना। डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है एसिम्टोट को। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब आपको निकालना होगा ये इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पे रेंज ऑफ के पूछेंगे तो जहाँ पे इंटरसेक्शन कर रहा है, जैसे के का वैल्यू बढ़ रहा है यहाँ जीरो से बढ़ते बढ़ते यहाँ भी के का वैल्यू कुछ आएगा। हर पॉइंट पे के का वैल्यू अलग अलग है, और फाइनली यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया। तो पूछेंगे व्हेन इट क्रॉस द जे ओमेगा एक्सिस, उस टाइम पे के का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, ये कैसे आता है ये निकालना है। जे ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना है इसका, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के लिए क्या निकालना होगा आपको, जे ओमेगा क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। इसको हम लोग बोलते हैं, इस पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज कॉल्ड जे ओमेगा क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, जे ओमेगा क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ये कैसे निकलता है, तो ये के मैक्स निकलेगा यहाँ से, इसी के को क्या बोलेंगे हम लोग, के मैक्स। तो रेंज स्टेबिलिटी का रेंज पूछेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए, 0 से लेकर के कहाँ तक, के मैक्स तक होता है। आफ्टर के मैक्स सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल। रूट लोकस स्केच से देखिए कितना इजी है सिस्टम को देख के बताना। क्या आपको पता चल रहा है इस स्केच से, दिस सिस्टम इज स्टेबल फॉर के का किस रेंज के लिए। रूट लोकस स्केच टेक्निक में क्या करता है, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखता है, और जब फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी एनालिसिस देखेंगे तो वहाँ पे क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल बनाना है और के को फिक्स कर देना है। यहाँ पे के को वेरिएबल बना रहा है, फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करेगा आपका, सिर्फ चेंज करेगा सिस्टम का गेन। सिस्टम को गेन बढ़ाया जाए तो किस रेंज तक वो स्टेबल होता है, तो ये 0 से कहाँ तक, के मैक्स तक होता है। और के मैक्स कहाँ पे होता है बोलो, जहाँ वो जे ओमेगा एक्सिस को क्रॉस कर जाता है। यहाँ पे क्रॉस कर गया तो के मैक्स का वैल्यू निकालेंगे, 12 भी आएगा, 12 कैसे आता है दिखाएंगे, है ना। तो आफ्टर दैट इधर आपका अनस्टेबल रेंज हो जाएगा। अब बोलिएगा सर दो ही तो रेंज अनस्टेबल हो रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक भी ब्रांच, एक भी पोल आपका आरएचएस में जाता है, सिस्टम क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। ये वाला रूट कभी अनस्टेबल नहीं हो रहा है, ये हमेशा स्टेबल रीजन में ही है, बट इसका दो सेक्शन अनस्टेबल रीजन में जा रहा है। सो ओवरऑल सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। सो यहाँ पे के को लिमिट करना है, तो लिमिट ऑफ के क्या हो जाएगा, 0 टू के मैक्स। अब के मैक्स कहाँ से निकलेगा, राव-थर्विस क्राइटेरिया लगा देना है। तो राव-थर्विस को हम लोग फिर से याद करते हैं, पढ़ा दिया गया आपको। सो फॉर फाइंडिंग के मैक्स द वैल्यू ऑफ के फॉर मार्जिनल स्टेबिलिटी इज डिटरमिन बाय अप्लाइंग राव-थर्विस क्राइटेरिया। राव-थर्विस क्राइटेरिया के लिए क्या चाहिए आपको, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप निकाल लेंगे किस फॉर्मूला से, 1 प्लस जी एस एच एस करके निकाल लेना है, निकल जाएगा ये 1 प्लस यस सर। जी एस एच एस। जिनको डाउट होगा बीच में यस बोल सर सकते हैं निकल। आप, ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं कंटिन्यू, आपको डाउट है आप अपने मन के अंदर रखे हुए हैं, जहाँ डाउट है वहीं हमको डिस्टर्ब करिए आप, तो सर ये नहीं समझ में आया। सो 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल टू 0। जी एस एच एस का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का कैलकुलेशन किया हुआ हम समझते हैं, जानते हैं आप, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम में बहुत बार हम लोग कैलकुलेशन किए हैं। 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल टू 0, यहाँ पे इसको 1 कर देना है, इक्वल टू 0 कर देना है। एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम ये वाला टर्म आएगा,
ये वाला टर्म फाइनली डिजोल्व कर देना, जीरो मल्टीप्लाई कर एपियर क्या हो जाएगा, ये टोटल टर्म प्लस के हो जाएगा। देखिए टोटल टर्म जो डिनोमिनेटर में था प्लस के इक्वल टू हो गया जीरो। ये आपको ब्रेक अवे पॉइंट में भी जरूरत पड़ा था, है ना। अभी जब रेंज निकालेंगे वहाँ भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमको नीड पड़ेगा, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो ठीक है डिफाइन एक बार कर लिए, वही चीज़ को यहाँ लिख देंगे। सो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज दिस। यहाँ इसमें लाने में कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करिए मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि राव-थर्वी में क्या है हमको फाइनली पॉलिनोमियल फॉर्म में हमको चाहिए, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, एस क्यू 4s स्क्वायर 3s प्लस के। राव-थर्वी टेबल लगा देंगे, एस क्यू मैक्सिमम आया 3, तो 3 आ गया पहला, डाउन टू जीरो इसको अरेंज करना है, एस क्यू एस स्क्वायर S1 S0। अब यहाँ पे फोकस नहीं करेंगे ये आया कैसे, बस समझा देते हैं, राव-थर्वी लगा देना है। ऑड आया, ऑड का कोफिशिएंट कितना 1 है, और कितना है जी 3 है, तो 1 3। इवन में आ गया कितना जी 4 के। उसके बाद आपको मालूम है कैसे डील होता है ये, 4 3 या 12, 12 माइनस के डिवाइड बाय 4। अगला टर्म जीरो, ये वाला टर्म के आएगा, दिस इंटू दिस माइनस 4 इंटू यहाँ कुछ नहीं है मतलब जीरो है यहाँ पे, डिवाइड बाय दिस टर्म, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा के आ जाएगा। स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोलता है, राव-थर्वी स्टेबिलिटी क्राइटेरिया बोलो, वो बोलता है कि फर्स्ट कॉलम का हर कोफिशिएंट को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो 1 और 4 में तो कोई डाउट नहीं है, ये तो पॉजिटिव है, वेल नोन नंबर है, होल नंबर है ये। डाउट हमको कहाँ हो रहा है, ये के बारे में हमको नहीं पता था, यहाँ कंडीशन लगा देंगे कि इसको ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा और इस टर्म को भी ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा। यहाँ इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करिएगा, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देना है और इसको 2 बना दीजिएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए 2 को, तो 2 को सॉल्व करिए तो कितना मिलेगा जी, बोलो 12 माइनस के, अब 4 नीचे है, इन 0 इंटू 4 कर देंगे तो ये तो रिजल्ट जीरो आ गया। तो क्या मिला, 12 आ जाएगा। 12 के को राइट साइड में ले जाएगा, 12 ग्रेटर देन के। उल्टा समझें तो क्या हो गया, इसका मतलब हो गया के लेस देन 12 हो गया। दूसरा कंडीशन ये आ गया के लेस देन 12, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 1 क्या बोलता है, के पॉजिटिव होना चाहिए, तो फाइनली दोनों इक्वेशन को मिला के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, के जो है उसको 0 से ज़्यादा होना होगा और 12 से क्या होना पड़ेगा, लेस होना पड़ेगा। दिस इज द स्टेबिलिटी रेंज। इसी रेंज में सिस्टम आपका अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल के लिए क्या करना है, अनस्टेबल के लिए के का वैल्यू ग्रेटर देन 12 पे रखना होगा 12, अनस्टेबल। मार्जिनल के लिए क्या रखना होगा बोलो, मार्जिनल मतलब बाउंड्री, तो जब के इक्वल टू 12 हो जाएगा तो ये हो जाएगा मार्जिनल स्टेबल, के इक्वल टू 12 पे मार्जिनल स्टेबल। तो पूछेंगे आपको के मैक्स कितना हो जाएगा जी बताइए फॉर स्टेबल रीजन, तो के मैक्स का वैल्यू 12 होगा, 0 से 12 तक ही ये स्टेबल है, स्टेबल और मार्जिनल स्टेबल। तो के मैक्स पे मार्जिनल स्टेबिलिटी आ रहा है। अब निकालना है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जी ओमेगा एन, तो वो तो राव-थर्वी से निकलता है, बताइए वो कैसे निकलता है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी इक्वेशन। फ्रीक्वेंसी। तो के का वैल्यू यहाँ पे 12 कर देना, ये के हो गया 12, तो ये 0 हो जाएगा, 0 और ये पहले से 0 है, ऑल रो 0 का केस आ गया। ये सारा केस हम लोग राव-थर्वी में डील किए हैं। इसके ऊपर से हम लोग एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन कितना बनेगा, कोई बता सकते हैं यहाँ पे, सर 4s तो स्क्वायर 4s प्लस स्क्वायर प्लस 12। 0। 4s स्क्वायर प्लस के आएगा और के 12 हो गया, तो 12 इक्वल टू 0, 4 कॉमन आ जाएगा, देखो तो 4 3 जा यस सर। 12, तो एस स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू कितना 0, तो एस इक्वल टू कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस √3। √3 का वैल्यू आपको मालूम होगा, और यहाँ जे पे रूट 3 ना सर। जे भी लिखा है, ये तो रहेगा ही, J√3। तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, जनरल सिंबल में प्लस माइनस जे ओमेगा एन, तो ओमेगा एन का वैल्यू कितना हो गया, √3 रेडियन पर सेकेंड। सो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज √3, 1.72 होता है ना, 732। 73 सर, 1.73। के का वैल्यू इतना, K12 इज फॉर द मार्जिनल स्टेबल, ये सब बात बोल रहा है, समझ में आ रहा है आपको। फॉर के ग्रेटर देन 12 द रूट्स लाई इन RHS ऑफ द स्प्लेन, इशारा दिख रहा है आपको स्केच से। इसी रेंज के बाद आपका रूट लोकस की तरह लाई कर रहा है RHS में, और ये वैल्यू हम लोग कितना निकाल लिए, 12 निकाल लिए। तो के ग्रेटर देन 12 पे इसका रूट्स किधर लाई करेगा, रूट्स लाई इन RHS ऑफ द स्प्लेन, हेंस के इक्वल टू 12 इज द वैल्यू ऑफ मार्जिनल स्टेबिलिटी। हो गया।
देखिए K12 पे निकाल दिया रूट्स, प्लस माइनस 1.3, ये सब बात सब आपको समझ में आ रहा है। सो सस्टेन्ड ऑसिलेशन, सस्टेन्ड ऑसिलेशन मतलब मार्जिनल स्टेबिलिटी को वही बोलता है, सस्टेन्ड ऑसिलेशन, इतना इस फ्रीक्वेंसी पे। अब इसमें कुछ इंक्लूड किया था जीटा का टर्म, वो भी समझ लीजिए, धीरे धीरे समझना स्टार्ट करते हैं हम लोग। द वैल्यू ऑफ के फॉर जीटा 0.5, जीटा का वैल्यू 0.5 होगा, तो बताइए के का वैल्यू कितना होगा। हमको इस स्केच से आप बताइए कि जीटा 0.5 किस रीजन में होगा, उसके बाद हम आपको समझाएंगे। क्वेश्चन नहीं समझे आप, आपको बताना है कि जो जीटा 0.5 ये बोल रहा है वो कहाँ पे होगा। हम ड्रॉ कर रहे हैं इसके, जैसे के का वैल्यू तो 0 यहाँ से स्टार्ट किए, तो क्या इस रीजन में जीटा का वैल्यू 0.5 हो सकता है यहाँ पे? पता ही नहीं चल रहा है जीटा है क्या। क्या इस रीजन में जीटा का वैल्यू 0.5 हो सकता है ना? रिवीजन है ही नहीं है बाबू। टाइम रिस्पॉन्स में आपको पढ़ाए थे रूट का स्केच, तो जब यहाँ पे पोल रहता था तो जीटा का वैल्यू कितना है? एक भी बच्चा तो बताओ। जीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 होता है, मार्जिनल स्टेबल। यस सर। यस सर। जीटा जब कॉम्प्लेक्स रूट होता है तो वही तो मार्जिनल स्टेबल होता है। तो कॉम्प्लेक्स रूट में क्या स्केच बताए थे जी, ये कॉस वाला बताए थे, सस्टेन ऑसिलेशन। और जब जीटा का वैल्यू हो जाता है 0 और 1 के बीच में, तो अंडर डैम्प सिस्टम होता था। 0 में अंडर डैम्प सिस्टम, और अंडर डैम्प सिस्टम में पोल कैसा रहता है? कॉम्प्लेक्स पोल होता है। तो कॉम्प्लेक्स पोल कहाँ बचे बनेगा? इसी रीजन में तो बनेगा। ये 2 पॉइंट को छोड़ देना है, सिर्फ इसको और इसको छोड़ देना है, इसी रीजन में। मतलब पोल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए किसके, किस रेंज में? जीटा 0 से 1 के बीच में। 0 और 1 रेंज तो में जब से। हम यहाँ पे भी मार्क कर रहे थे कि जीटा 0.5, अभी क्या बोल रहे थे कि जीटा 0.5 यहाँ पे हो सकता है, तो बोलना है हो ही नहीं सकता है सर। जीटा 0.5 मतलब अंडर डैम्प्ड है, मतलब उसका पोल कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ तो पोल कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। स्केच देख के समझ में आ रहा है कि कहाँ पोल रियल है कहाँ कॉम्प्लेक्स है जी? यस सर, इस रीजन में पोल क्या है? रियल पोल है सर। रियल पोल। यहाँ भी क्या है? रियल पोल है। और इसके बाद देखिए जैसे ऊपर बना पोल कॉम्प्लेक्स हो गया, देखिए यहाँ से ऊपर बढ़ रहा है पोल कॉम्प्लेक्स हो रहा है। इस टोटल रीजन में इधर पोल कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है इधर। स्केच का यही नहीं बेनिफिट हुआ, ग्राफ देख के हम बता दे रहे हैं। लेकिन आपसे पूछें कि बताओ जी, जब पोल इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे के का वैल्यू कितना होगा? ऐसे क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पे के निकालना है इस पॉइंट पे, मतलब ब्रेक अवे पॉइंट पे के निकालना है। पूछेगा बताइए यहाँ पे के का वैल्यू कितना है, ऐसे पूछेगा। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा कि जीटा का वैल्यू 0.5 जब होगा, क्वेश्चन में क्या है? हाँ, द वैल्यू ऑफ के फॉर जीटा 0.5। तो जीटा 0.5 होगा तो आपका ध्यान कहाँ जाना चाहिए? कॉम्प्लेक्स पोल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बोलिए। जीटा 0.5 है, मीन्स सिस्टम कैसा है? अंडर डैम्प्ड है। अंडर डैम्प्ड होता है मतलब पोल कैसा रहता है? कॉम्प्लेक्स होता है। ये सब बात नहीं समझ में आएगा तो फिर समझ में निकाल ही नहीं पाइएगा। तो कॉम्प्लेक्स पोल यहाँ पे ये मार्क किया। तो आपको जब स्केच बना रहे थे तो यहाँ पे हम ऐसे वहाँ बनाए थे ना थीटा, और इसको बोलते हैं जी कॉस थीटा, और कॉस थीटा होता है जीटा। वहाँ पे शायद ऐसा कुछ लिखे होंगे हम। कॉस थीटा इक्वल टू क्या यस होता है? सर, जीटा इक्वल होता टू है। बीटा। हम बोले थे जब रूट लोकस पढ़ाएंगे जी तो फिर हमको इसका जरूरत पड़ेगा, तब आ गया वही जरूरत हमको। तो ये वाला एंगल को बोलते हैं थीटा, एंड दिस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? कॉस थीटा इक्वल टू जीटा बोलते हैं। तो कोसाइन में जो एंगल होगा उसको क्या बोलना है जी? जीटा बोलना है। तो जब जीटा 0.5 होगा तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या, पता नहीं लिखा अच्छा से आजकल माउस से क्यों नहीं लिखाता है। कॉस छोड़ रहा है, थीटा इक्वल टू क्या होता है? जीटा, और जीटा का वैल्यू कितना दे रखा है? ये 0.5। 0.5। ठीक है 0.5 लिया।
तो यहाँ से थीटा निकाल सकते हैं आप कॉस इन्वर्स करके, यस सर 60 डिग्री तो आएगा। 60 डिग्री आ गया। आपको क्या करना है, यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बना देना है। यहाँ से क्या करिएगा आप, 60 डिग्री का एंगल बना दीजिएगा। जहाँ पे ये कट करेगा वही वैल्यू हो जाएगा किसका, पोल का हो जाएगा, होगा ना। यस सर। जहाँ पे ये कट करता है वही सर पोल यहाँ का। पे थीटा का डायरेक्शन ऐसे क्लॉकवाइज लेंगे हम लोग, मतलब जब एसिम्प्टोट बना रहे थे तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज ले रहे थे। हाँ हाँ, एंटी और इसमें क्लॉकवाइज यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड में और दिखा रहा थीटा, है। तो थीटा का मेजरमेंट वहाँ तो ऐसे ही हुआ था ना, एंटी क्लॉकवाइज में ही हुआ था मेजरमेंट जब यहाँ पे ड्रॉ हुआ था ये। दिस एक्यूट यस सर। एंगल, यही एक्यूट एंगल का मेजरमेंट करना है। तो ये तो क्लॉकवाइज ही होगा ना। इसका मैक्सिमम कितना होगा, जीरो से लेकर के कहाँ तक जाएगा ये, यहाँ पे 0 डिग्री होगा, फिर थोड़ा बढ़ा, मैक्सिमम कहाँ तक कम, यहाँ तक जाएगा स्टेबल रीजन में ना। इसके बाद तो ऑप्टिज एंगल जैसे बनेगा तो सिस्टम अनस्टेबल होने लगेगा, वो तो इधर आ जाएगा रूट्स इसका। जैसे इसका बनाइएगा ऑप्टिज एंगल चला जाएगा, ठीक है। तो ये थीटा जो 60 डिग्री ड्रॉ किया है, ये कैसे ड्रॉ किया समझ में आ गया। वही कॉस थीटा इक्वल टू जीटा लगा देना, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री का लाइन बना दिया है। जहाँ पे क्रॉस किया यहाँ पे हमको पोल तो मालूम रहेगा कि इसका रियल पार्ट कितना हो जाएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए आप, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा तो इसका रियल वैल्यू दे देगा। तो रियल वैल्यू 0.35, वो जब ग्राफ पेपर पे काम होगा तब फिर ये सारा वैल्यू आपको दिखेगा, है ना। और जब ये पॉइंट एक्स एक्सिस के पैरेलल इस पे कट होगा तो ये इमेजिनरी वैल्यू दे देगा। ये कट किया कितना, 0.6 पे, ठीक है। तो ये पोल लिखा गया, ये ग्राफ से बनता है। उसके बाद दूसरा क्या पूछ रहा है इसमें जी, द वैल्यू ऑफ के फॉर मार्जिनल स्टेबिलिटी, ये तो निकाल लिए हम लोग, 12 आया था, आया कि नहीं। यस सर। तीसरा पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ के, ये कलर नहीं दिख रहा है, द वैल्यू ऑफ के एट एस इक्वल टू -4। इस क्वेश्चन को एक अच्छे से समझ लीजिए, तीसरा पार्ट को। उसके बाद रूट लोकस में इतना ही टाइप का पूछा जाता है, कोई भी क्वेश्चन लीजिए सब में इतना ही काम करना होगा आपको, वो जैसा पूछता है। तो वैल्यू ऑफ के एट एस इक्वल टू 4, इसको हम लोग कैसे डील करें ये थोड़ा हम लोग समझते हैं। देखिए जो रूट लोकस स्केच हम लोग ड्रॉ करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है उसका, यहाँ पे निकाले हैं अभी कैरेक्टरिस्टिक। इसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जनरल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल टू 0, यही तो होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको समझने का जरूरत है, मैं टेंशन के साथ समझिएगा, गेट में क्वेश्चन पूछता है यहाँ से इसी कॉन्सेप्ट पे। सो 1 प्लस जी एस एच एस इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो जी एस एच एस होगा, जी एस एच एस इक्वल टू -1 लिख सकते हैं हम लोग, लिखेंगे कि नहीं, जी एस एच एस इक्वल टू, इसको राइट साइड लेगा सिंपली, सिंस जी एस एच एस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्री करते हैं या नहीं, ये क्या है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों, क्योंकि इसमें एस का टर्म है। जी एस एच एस क्या है, जैसे जी एस एच एस यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन में दिया हुआ था, ये वाला वैल्यू, ये देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा कि नहीं, जी एस एच एस, एस का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग जी ओमेगा, तो ऑटोमेटिक ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, है ना। अभी सिंबल में आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल आपको फील करना है। ये तो ट्रांसफर फंक्शन रहेगा, उसमें एस रहेगा, एस में एस इक्वल टू जी ओमेगा पुट करेंगे, सिंपली इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे फील कर रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। और राइट साइड में जो है वो -1 आ गया, इसका मतलब है कि राइट साइड वाले को कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे बोलो तो इसको 1 एंगल -100 बोल सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो -1 को क्या लिखिएगा, इसका मैग्नीट्यूड। इसका मतलब हुआ कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको ऐसे लिखा जाए, मॉड जी एस एच एस जो है इसको पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग लिख रहे हैं, तो इसका एक मॉड होगा, इसका अपना एंगल होगा,
और राइट साइड में क्या हो जा रहा है जी, इसका मॉडुलस 1 और इसका एंगल कितना हो जाएगा -180 डिग्री। इतना बात समझ में आ रहा है? सो वो 180 कैसे हुआ, -180? देखो ओरिजिन है, ओरिजिन है तो -1 कहाँ दिखाइएगा, यहीं पे दिखाइएगा ना। यस सर। इसका एंगल मेजरमेंट बोलेंगे तो कितना होगा, यहाँ से एंगल का मेजरमेंट करो जी। 180 हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज एक हो जाएगा क्लॉकवाइज, ये 180 या फिर -180 होगा ना एंगल इसका। यस सर। तो इसको पोलर में लिखा जाए तो पोलर में इसको लिखा जाता है क्या, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1। पोलर में कैसे लिखते हैं, आर थीटा के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, आर थीटा। तो थीटा कितना हो गया -180 या फिर 180, जो लिखना है, दोनों में रिजल्ट सेम आएगा। तो -180 हो गया इसका थीटा, और मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1। अब बताइए कि यदि ये दोनों बराबर है तो क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ GSHS, GSHS का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और ये वेरिएबल फॉर्म में है GSHS, और ये इक्वल टू -1 है, तो इसका मैग्नीट्यूड किसी भी हालत में निकालिएगा तो ये 1 होना ही पड़ेगा इसको, है ना जी। क्या इसमें क्या परेशानी हो रहा है? यस सर। सो फाइनली मैं सर यहाँ तो से वैसे तो एंगल को भी हम लोग इक्वेट कर सकते हैं -180 से। हमको जहाँ से काम बनेगा हम वही ना करेंगे बाबू, थीटा भी, तब थीटा निकालिए इसका, इस कॉम्प्लेक्स का पूरा थीटा इक्वल टू 180 करो, वहाँ से अभी तो कुछ हमको रिजल्ट मिलेगा, दोनों इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 एंड थीटा इक्वल टू -180। अभी मेरा काम मैग्नीट्यूड से होगा, इसलिए मैग्नीट्यूड पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। सो यहाँ से आप कंक्लूड क्या कर पा रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, इस सबको आपको नोट कर लेना चाहिए अभी यहाँ, GSHS स्मूथ नहीं चल रहा है, माउस सर्च करो, मॉड ऑफ GSHS इक्वल टू क्या हो गया 1, एक एक्सप्रेशन बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बना, क्योंकि जो भी रूट लोकस स्केच है, रूट लोकस स्केच पे कोई भी ट्रांसफर फंक्शन इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि रूट लोकस स्केच जो होता है वो इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग ड्रॉ होता है वो, है ना। तो वो ये क्राइटेरिया कहीं भी फुलफिल होगा, किसी भी पॉइंट के लिए हम टेस्ट करेंगे, बस आपका आंसर हो गया वहाँ पे। जैसे वो पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर s इक्वल टू -4, तो हम क्या करेंगे, GSHS हमको मालूम है कि जब भी हम रूट लोकस स्केच होगा ये वाला, तो GSHS यही नहीं हुआ, तो क्या करना है, इसका मॉडुलस निकाल दीजिए मॉड, और इसका मॉड इक्वल टू कितना होना पड़ेगा 1 के बराबर इसको होना ही पड़ेगा। s का वैल्यू ये दे रखा है -4, वेरिएबल s खत्म हो गया, बचेगा एक ही वेरिएबल k, वहाँ से निकाल लीजिए, k का वैल्यू निकल गया, है ना। आपको समझाते हैं, यहाँ पे समझाया होगा। इसका मतलब है ये जो रूट लोकस स्केच है, कहीं भी एट एवरी पॉइंट हर वैल्यू पे k होगा, जैसे k यहाँ पे 0 है, यहाँ हो सकता है 1 है, आप पूछेंगे ब्रेक अवे पॉइंट पे k का वैल्यू कितना है जी निकालिए, तो कैसे निकाल दीजिएगा आप, आपको मालूम है ना ब्रेक अवे पॉइंट कितना हुआ है, कितना पे s पे, s -0.45 है, तो यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा, मॉड GSHS इक्वल टू 1 एट s, ब्रेक अवे पॉइंट पे s का वैल्यू कितना है -0.4, कैलकुलेशन कर लीजिए, वहाँ पे आपको k मिल जाएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन गेट में पूछता है कि ब्रेक अवे पॉइंट पे k का वैल्यू कितना है, इसी कॉन्सेप्ट से आपको निकालना है। अभी पूछा है आपको s इक्वल टू -4 पे k का वैल्यू कितना है, ठीक है, उसको समझते हैं हम लोग। अब देखिए फ्रॉम द ओरिजिन, ये हो गया। देखिए मॉड ऑफ GSHS इक्वल टू 1, ये कैसे आया आपको हम समझाएं, मॉड ऑफ GSHS इक्वल टू 1 ये कैसे लिख रहा है, उसके लिए आपको ये एक्सप्रेशन को अपना नोटबुक में इंक्लूड करना है। ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार हम फिर से पढ़ दे रहे हैं।
since characteristic equation is 1 plus GSHS equal to 0, from here GSHS equal to minus 1, write it in polar form. So mod of GSHS एंगल ऑफ GSHS थीटा मान लिए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, एंगल इज माइनस 180 डिग्री. सो फ्रॉम हियर वी गॉट टू इक्वेशंस, वन फॉर मैग्नीट्यूड वन फॉर एंगल, ये दोनों बराबर होगा. सो मॉड ऑफ GSHS इक्वल टू 1 हो जाएगा और एंगल लिख दीजिएगा, नोट में थ्योरी में लिखिएगा तो एंगल इज माइनस 180 डिग्री. अभी मैग्नीट्यूड कंडीशन से आपका काम हो जाएगा. हो गया, ये निकाल लिए, उसी क्राइटेरिया को अप्लाई कर देना है. मॉड ऑफ GSHS इक्वल टू 1, मॉड GSHS का वैल्यू लिख दीजिए कितना, k बाय एस, एस प्लस 1 एस प्लस 3 इक्वल टू 1 करना है. कहाँ पे पूछा, ये तो दूसरा ही पे निकाल दिया ना, ये निकाला था आपको थीटा, हाँ जीटा पे भी निकाल दिया है के, मतलब k 1.6 होगा. अभी इसको छोड़ते हैं, इसको समझ लेते हैं. s इक्वल टू माइनस 4 पे तो GSHS वही बनना है, इसका मॉड 1 हो जाएगा. s का वैल्यू कितना जी, -4, -1 यहाँ रख दीजिए, -4 प्लस 1 -4 प्लस 3, सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा k बाय 12. नीचे कितना आ रहा है डी नोट में देखो, सॉल्व करके जी k बाय कितना -4 और ये जगह कितना -3, तो ये जगह माइनस माइनस प्लस 12 कितना आ रहा है, -4 -3 प्लस 12 इंटू -1 -12 आ रहा है. लेकिन आपको तो इसका मॉड चाहिए ना, इक्वल टू 1, तो ये प्लस हो जाएगा सिंपली. तो अब आगे क्या लिखिएगा, k बाई 12 इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू कितना हो गया 12. और ये कौन सा पॉइंट हो गया बताइए, तो ये मार्जिनल पे दिखा रहा है ना जी. यस सर. ये मार्जिनल पे हम यही कैलकुलेशन किए थे. तो एक्चुअली s का वैल्यू क्या है वहाँ पे -4 हो जाएगा. s का वैल्यू -4, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं बताइए तो, एक्चुअली ये है क्या, इट इज नथिंग बट पोल है सिस्टम का. जी ओमेगा का वैल्यू वहाँ पे -4 पोल है, क्लोज लूप पोल है वो. ये है क्या, क्लोज लूप पोल है. 3 पोल देखो हमेशा रनिंग मोड में आपका, जैसे जैसे के चेंज होगा वो पोल भी शिफ्ट करता है. स्केच में समझा देते हैं, देखो यहाँ पे जैसे कि जो वहाँ पे लिख रहा है, जैसे कि यहाँ लिखा है s इक्वल टू -0.45, ये क्या है -0.45 पोल हो गया है. देखो रियल स्टार्टिंग में 3 पोल था, एक 0 पे था, एक -1 पे था, ये -3 पे. ये कौन सा पोल था, दीज आर ओपन लूप पोल. ये हो गया ओपन लूप पोल. यहाँ पे के का मार्किंग रहता है, के का 0 रहता है. जब ये क्लोज लूप कैलकुलेशन करते हैं ना, तो ओपन लूप पोल्स एंड क्लोज लूप पोल्स बिकम्स 0. जैसे ही के बगल में लिख दिए, मतलब ये क्लोज लूप पोल हो गया. आपको मालूम है थ्योरी क्लास में बताया कि क्लोज लूप पोल और ओपन लूप पोल के इक्वल टू 0 पे दोनों बराबर हो जाता है ना. तो ये ओपन लूप पोल हो गया. और हम कह सकते हैं कि क्लोज लूप पोल एट के इक्वल टू 0. अब जैसे जैसे के का वैल्यू बढ़ाइएगा, अब जैसे के का वैल्यू 1 है, तो ये पोल सारा शिफ्ट करना शुरू कर देगा. कैसे शिफ्ट करेगा, जो 0 पे है ओरिजिन पे वो इधर आने लगेगा, और जो -1 पे वो इधर आने लगेगा. उसके बाद ये दोनों मिल जाएगा, कहाँ पे आगे -0.45. सो -0.45 इज नथिंग बट क्लोज लूप पोल. कौन सा, ये 0 और 1 जो था वो अब चेंज होकर के कहाँ पे आ गया है, शिफ्ट करके पोल आ गया -0.45 पे. इस पे आपको पूछें कि के का वैल्यू कितना जी, के का वैल्यू बताओ यहाँ पे कितना, तो आप निकाल सकते हैं. कैसे निकालिएगा, वही फॉर्मूला लगा के मॉड ऑफ GSHS इक्वल टू 1 कर देना, निकाल. कुछ तो के यहाँ पे देगा, ठीक है वहाँ निकाल लेंगे. अब आगे के बढ़ाइए, मान लेते हैं कि यहाँ का के का वैल्यू सपोज 2 आया, अभी हमको नहीं पता कितना आएगा, मान लेते हैं 2 आया. फिर फर्दर के का वैल्यू बढ़ाइएगा, मान लेते हैं 2.2 कर दीजिएगा. अब ये पोल डिपार्ट करेगा, स्केच को समझिए है क्या एक्चुअली. यहाँ से जब डिपार्ट करेगा तो ये पोल आगे बढ़ना शुरू किया. जो अब पोल 0 से स्टार्ट हुआ था वो -0.45 पे आया, फिर के का वैल्यू बढ़ाइएगा, अब ये पोल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा.
और एक डायरेक्शन ऊपर चल रहा है और एक दूसरा पोल जो -1 वाला हो सकता है वो नीचे चल गया, कोई एक हो सकता है डायरेक्शन, क्योंकि वहाँ तो बराबर होना है, बराबर होने के बाद ये डाइवर्ट कर रहा है, तो ये ऐसे चल रहा है। अब ये कॉम्प्लेक्स पोल है। अब यहाँ पे बोला देखो s इक्वल टू -4 पे k का वैल्यू 12 आ गया, इसका मतलब हुआ s क्या है, s नथिंग बट पोल है। वो सिस्टम को जो 3 पोल था ना उसमें से ये वाला पोल है, s इक्वल टू -4। s इक्वल टू कितना है यहाँ पे -4। इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, चूंकि ये एक्सिस पे पड़ रहा है तो s इक्वल टू j ओमेगा हम लोग लिखते हैं, j ओमेगा। तो ये क्लोज लूप पोल है, कहाँ पे, इस पॉइंट पे। फिर आगे बढ़ेगा सिमिलरली, तो जितना भी रूट लोकस स्केच पे कहीं पे भी आपको पूछेंगे बताओ जी यहाँ पे के का वैल्यू कितना होगा, इस पॉइंट पे निकाल सकते हैं। क्या करना है, यहाँ का एस निकाल लीजिए, ठीक है, एस निकाल लेना है, उसका मॉड्यूलस को 1 कर देना है, हो गया। अब किसी को कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है कि एस इक्वल टू -4 पे के का वैल्यू 12 हुआ, तो यहाँ पे सर एस इक्वल टू -4 कैसे होगा, एस तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है देखो तो, कितना हो गया जी, अपना हम रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट से देखें तो एस का वैल्यू कितना डिमांड कर रहा है ये, अरे बाबू अभी आप निकाले नहीं थे, आप लोग समझ नहीं रहे, सिर्फ स्केच बना लिए खुश हो गए आप लोग। इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है यहीं से, और ये सारा क्लियर नहीं रहेगा, हर पॉइंट समझ में नहीं आएगा तो आप गेट का आंसर नहीं कर पाइएगा। अब एस इक्वल टू पूछ रहे हैं -0.45 क्या है, तब ये भी पोल है, क्लोज लूप पोल। एस इक्वल टू -4 क्या है जी, वहाँ पे के का वैल्यू 12 होना चाहिए, तो यहाँ तो एस इक्वल टू -4 आप नहीं दिखा सकते हैं ना, क्योंकि ये तो ओरिजिन पे हो गया। तो यहाँ पे एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, लेकिन के का वैल्यू जब 0 था, देखो के 0 यहाँ भी था, के 0 जब यहाँ भी था और यहाँ भी था, तो उसी तरह से जब के 12 होगा ना, तो के 12 सेम टाइम यहाँ भी होगा, इस पोल एक दूसरा, पहला पोल दूसरा पोल और ये तीसरा पोल, देखो के इक्वल टू 12 लिखा हुआ है, तो उस टाइम पे जब के 12 होगा तो सिमिलरली 3 पोल एट ए टाइम होगा। तो एस इक्वल टू -4, तो -4 देखो -3 -4 यहाँ पे है, एस इक्वल टू -4, तो -4 वाला जो पोल है वो यहाँ पे दिखाएगा, और यहाँ पे एस का वैल्यू दूसरा हो जाएगा, क्लियर है, यहाँ पे एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, ±j√3, अभी तो निकाले थे हम लोग मार्जिनल इक्वेशन से, एस इक्वल टू हो जाना है ±j√3। तो k इक्वल टू 12 पे पूछेंगे तीनों पोल बताओ जी, तो आपको बोलना पड़ेगा कितना, k इक्वल टू 12 पे, s इक्वल टू -4 पे निकालें तो k 12 बता रहा है, मतलब एक पोल हो गया s इक्वल टू -4, मतलब जो -3 पे जो था पोल, ओपन लूप पोल, जब k का वैल्यू बढ़ा के 12 कर दीजिएगा तो वो शिफ्ट होके, चूंकि -3 का जो पोल है ना वो तो इसी डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है, देखो इस डायरेक्शन में, तो k जब 12 हो जाएगा तो -3 वाला लोकेशन कहाँ चला जाएगा, -4 पे आ जाएगा शिफ्ट करके। इसी तरह से जब k 12 हो जाएगा तो इधर वाला जो पोल था ये शिफ्ट करते करते कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा, और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, j1.7, मतलब j√3। इतना बात समझ में आया, क्या नहीं समझ में आ रहा है क्या, हेलो। यस सर।